दोस्तों, आज पृथ्वी पर इंसान और अन्य जीव जातियों से लेकर पेड़ पौधों की करीब करीब 8.7 मिलियन प्रजातियां मौजूद हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आज से 5 मिलियन साल पहले एक ऐसा भी समय था जब यह धरती निर्माण अवस्था में थी और इस धरती का निर्माण हो रहा था। जिस जगह बैठकर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो वह करोड़ों साल पहले 8000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबल रही थी। एक समय ऐसा भी आया जिसमें यह धरती लाखों सालों तक बर्फ की मोटी चादर से ढकी रही। यह सभी बातें सच हैं और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे कि धरती का निर्माण कैसे हुआ, इस पृथ्वी पर पानी की पहली बूंद कैसे पहुंची और जीवन का निर्माण, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, चलिए अगले 10 मिनट की इस वीडियो में तय करते हैं 5 बिलियन साल का रोमांचक सफ़र। आज से करीब 500 करोड़ साल पहले हमारे सूरज का निर्माण हुआ और यह पूरी तरह से स्टार डस्ट से घिरा हुआ था, जिसके कुछ समय बाद आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक डस्ट एक दूसरे से जुड़ने लगी, जिससे अंतरिक्ष में छोटे छोटे पत्थरों का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया से ग्रहों के निर्माण की शुरुआत हो चुकी थी। ग्रेविटी ने कई मिलियन सालों तक इन छोटे छोटे पत्थरों को अपनी ओर खींचने लगे, जिससे कि पृथ्वी का यह गोलाकार स्वरूप हो गया। और वैज्ञानिकों के अनुसार उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच एक थिया नामक ग्रह था। यह सूरज की परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले कुछ एस्टेरॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और करोड़ों साल यह एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह यानी कि थिया ग्रह पर भी हो रही थी, जिस वजह से थिया ग्रह पृथ्वी के करीब आने लगा और यह टकराव इतना भारी था कि पृथ्वी के कुछ हिस्से कणों के रूप में स्पेस में फैल गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करने वाले कणों का एक दूसरे से टकराव और जुड़ाव होने लगा, जिससे हमारे चांद का निर्माण हुआ। हालांकि दोस्तों, चांद अभी पृथ्वी से काफ़ी दूर है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ तो चांद पृथ्वी के काफ़ी करीब होकर परिक्रमा करता था। लेकिन समय के साथ यह दूरी बढ़ती ही चली गई। साथ ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से चांद ने भी गोलाकार स्वरूप ले लिया। ऐसे ही करीब 600 मिलियन साल बीत गए, लेकिन टकराव का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। उस वक्त सोलर सिस्टम में मौजूद उल्कापिंड भारी मात्रा में धरती पर गिरने लगे। यह उल्कापिंड अपने साथ पृथ्वी पर नमक, मिनरल्स और बर्फ के रूप में पानी लेकर आए और करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बारिश पृथ्वी की सतह पर पानी की भारी मात्रा को जमा कर दी। इस तरह साथियों, पृथ्वी पर पानी की पहली बूंद लाने वाले उल्कापिंड ही थे। इस पानी ने पृथ्वी की सतह के तापमान को करीब 70 डिग्री सेल्सियस तक कम किया, लेकिन अभी भी पृथ्वी का तापमान किसी भी जीव के रहने लायक ठंडा नहीं हुआ था। धीरे धीरे यह पानी ही ठंडा करने वाला था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज हम जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं वह करोड़ों साल पुराना है, जो उल्कापिंडों से मिला है। निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआती दौर में पृथ्वी की रोटेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, जो वक्त के साथ धीमी होती गई। पृथ्वी के निर्माण के 100 मिलियन सालों बाद पृथ्वी की ज़्यादातर सतह पानी से ढक गई थी, लेकिन पृथ्वी के कोर का जो गर्म लावा था वह निकलने लगा और यह प्रक्रिया जारी रही, जो ठंडा होकर ज़मीन का निर्माण कर रहा था और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी। और इस तरह महासागरों के साथ साथ महाद्वीपों का भी निर्माण हुआ, लेकिन अंतरिक्ष से उल्कापिंडों का गिरना जारी था। जब यह उल्कापिंड पानी में गिरे तो उल्कापिंड में पानी और उल्कापिंड का कई तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ और इन रिएक्शन से जन्म हुआ धरती पर पहले माइक्रोबियल जीव का, जो कि एक कोश की जीव थे। इनका जन्म हुआ। कई मिलियन सालों तक ये बैक्टीरिया
जीव अपनी तादाद को बढ़ाया और समुद्र के हर कोने कोने में फैल गए। जैसे जैसे सूरज की रोशनी समुद्र पर पड़ी तो समुद्र के पानी ने सनलाइट को ऑब्जॉर्व किया और अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में तोड़ना शुरू किया। समुद्र ऑक्सीजन से भर गया और कई तरह के माइक्रोबियल जीव का जन्म हुआ। कुछ समय बाद पानी में मौजूद ऑक्सीजन में ऊपर उठना शुरू किया और एटमॉस्फेयर के निर्माण में भूमिका निभाना शुरू किया। इसी तरह 2 मिलियन साल बीत गए और पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ पृथ्वी की रोटेशन स्पीड भी कम हो गई थी। इस वक्त पृथ्वी पर जीवन के रहने लायक तो बन चुके थे, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब तक सिर्फ समुद्र में ही जीवन संभव था। सतह पर तो एक भी पेड़ पौधे तक नहीं थे। इसी वजह से हजारों साल बीत गए और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होना शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा कई लाख सालों तक खुला उबलता रहा। इस वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पृथ्वी पर एसिड रेन होने लगी, जिससे धरती का तापमान कितना घट गया कि पृथ्वी की सतह पर स्थित पानी बर्फ में बदलने लगा और पूरा यह पृथ्वी बर्फ से ढक गया। उस वक्त पृथ्वी सफ़ेद गोले की तरह दिखने लगी और सफ़ेद परत की वजह से धरती पर सूरज की किरणों को सोख नहीं पा रही थी और वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर दे रही थी। इस वजह से पृथ्वी कई सालों तक बर्फ से ढकी रही, लेकिन वह कहते हैं ना कि कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं होती है। इस बर्फ की सतह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर आई और इस ज्वालामुखी की गर्मी से बर्फ का पिघलना शुरू हो गया। पृथ्वी के गहराई में माइक्रोबियल जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने शरीर को बड़ा करना सीख चुके थे। उनका एवोल्यूशन शुरू हो चुका था। वह पानी में छोटे समुद्री पौधे निकलना शुरू हो चुके। ज्वालामुखी के विस्फोट से वातावरण में एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड में एटमॉस्फेयर ने अपनी जगह बना ली। बर्फ के पिघलने से सूरज की किरणें और बर्फ में केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। कई हजारों सालों तक एसिड ट्रेन से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट तक की प्रक्रिया ऐसे ही निरंतर जारी रही। ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से एसिड ट्रेन कम होने लगी और पृथ्वी पर तापमान भी ठीक होने लगा। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों का विकास होने लगा। कीड़ों से लेकर कंकाल वाले जीव जन्म लेने लगे। जीवों के साथ महासागर में बड़े बड़े पौधे भी उगने लगे और इस तरह से समुद्र के अंदर करीब 10,000 प्रजातियों के जीव रहने लगे। लेकिन जमीन अभी भी वीरान पड़ी हुई थी, जिससे वातावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव था। सबसे बड़ा कारण था सूरज की किरणों से पैदा होने वाली रेडिएशन का। लेकिन पानी और वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का रेडिएशन के साथ रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन गैस का निर्माण हुआ। धीरे धीरे करके पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत बन गई और सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन, यानी कि जिसे हम पराबैंगनी किरण कहते हैं, वह वातावरण में प्रवेश कर रही थी। उसको ओजोन परत रोक दे रही थी और धीरे धीरे धरातल पर भी उनकी तरह ही अलग अलग किस्म के पेड़ पौधों का विकास होने लगा। साथ ही समुद्र में मछलियों और अलग अलग समुद्री जीवों का विकास भी हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन जलीय जीवों के पैर धीरे धीरे विकसित हुए। उन्होंने पहली बार जमीन पर कदम रखा और यहीं घर बनाकर रहने लगे। समय के साथ एवोल्यूशन होता गया और तरह के जीव जातियों का विकास हुआ, जिसकी शुरुआत रेप्टाइल्स से मानी जाती है। इनके एवोल्यूशन से कई तरह के डायनासोर ने जन्म लिया। दूसरी ओर प्रकृति ने कई बड़े बड़े जंगलों का निर्माण किया। साथ इन डायनासोर एवं अन्य जीवों का घर हुआ करता था। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ डायनासोर ने पेड़ पौधों को खाना शुरू किया तो उनका शरीर लंबा और विकसित होने लगा और उनका शरीर कुछ का छोटा। अपनी सूझबूझ से डायनासोर धरती पर चारों ओर फैल गए और राज करने लगे। वहीं इनके अलावा अन्य जीव इसी तरह से पृथ्वी के साथ साथ जीवों का भी अलग अलग रंग रूप और एवोल्यूशन होता रहा। आज धरती पर इंसानों के साथ लगभग
लगभग 8.7 मिलियन प्रकार के जीव जातियाँ रहती हैं। यह विकास की प्रक्रिया आज भी चल रही है, हम लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि यह प्रक्रिया 1 या 2 दिन में नहीं होती, इनमें हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो, और अगली वीडियो के लिए आप एक लाइक कमेंट करें। तब तक इस अनंत ब्रह्मांड में घूमते रहिए।